नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि यह एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 बुक है। इसमें हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 यानी कि पीटी प्रीलिम टेस्ट के लिए यह बहुत ही उपयोगी बुक है दोस्तों। तो देखिए, इस वॉल्यूम 1 में टोटल आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि आपके पूर्णतः जो है परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो इस सेट में आपको 100 प्रश्न होंगे, जो कि 200 नंबर का होगा, यानी हर एक प्रश्न जो है आपका 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। और टोटल इसमें आपका समय है 2 घंटे का अवधि। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके 1 और 2 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग पिछले 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहां से आप दोनों प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को अब सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 200 है, और टाइम जो है आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स है। तो चलिए, दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का आपका पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, एक वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो चलिए दोस्तों ध्यान से पूरी पढ़िए। 1955 में जो गठित हुआ था करवे समिति, तो उसका संबंध किससे है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। तो वो जो है उसका संबंध होगा लघु उद्योग से होगा। किससे? लघु उद्योग से संबंध होगा करवे समिति का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, यानी एग्रीकल्चर पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निर्भर थी। तो वो थी लगभग दोस्तों 75% जनसंख्या, यानी 1/3, मतलब कि आपका हो जाएगा 3/4 भाग जो है आपकी जनसंख्या जो है आपकी कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम जो है 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। और जो था सामाजिक बैंकिंग के तहत क्या होता था, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे को ध्यान में रखकर वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती थी। और सामाजिक बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो चलिए आपका हो जाएगा आपका 1969, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो जो पशुधन में सर्वाधिक आय होता है वो होता है मुर्गी पालन में दोस्तों। तो मुर्गी पालन में सबसे बड़ा आय क्या है, क्योंकि भारत के किसान जो है समुदाय के लोग प्रायतः मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, और सबसे बड़ा अंश जो है मुर्गी का पालन है पशुधन में। तो मुर्गी पालन यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जिसमें सर्वाधिक आय होता है। तो चलिए पांचवा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि ट्रू है कौन सा। इस 4 में जो है आपका 1 सही है, बाकी 3 गलत है। तो पहला है कि समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। तो समुद्र पक्षी जो है संरक्षण रिजर्व कर्नाटक राज्य में है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका देखिए कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य जो केरल में है दिया हुआ, यह गलत है दोस्तों। यह कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। और जो है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ है? यह आपका कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। और चौथा नंबर है आपका होकरा आर्द्रभूमि। तो होकरा आर्द्रभूमि जो है आपका J&K यानी जम्मू कश्मीर में है। तो इस कारण ये तीनों सभी जो दिए हुए थे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर प्रश्न, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर को तो सम्मानित किया गया था दोस्तों 2014 ईस्वी में सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान से सम्मानित। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है आपका संबंधित व्यक्ति जो है इनसे मदन मोहन मालवीय जी, उनको जो है 2015 में मिला था। किनको? मदन मोहन मालवीय, BHU के संस्थापक। अटल बिहारी वाजपेयी को भी 2015 ईस्वी में मिला है दोस्तों।
प्रणब मुखर्जी को कब मिला है? 2019 ईस्वी में मिला है। लता मंगेशकर को कब मिला है? तो उनको मिला है 2001 ईस्वी में भारत रत्न। और APJ अब्दुल कलाम उनको मिला है 1997 ईस्वी में। तो ये सभी याद रखिए। 2015 में आपके 2 लोग को मिला, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। 19 हो गए आपके प्रणब मुखर्जी, 2001 हो गए लता मंगेशकर और 97 हो गए पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आपका 7वां नंबर प्रश्न है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो है फिराक गोरखपुरी जी, जिनको जो है उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें किस पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला था दोस्तों? फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए। इन्हें जो है गुल ए नगमा, कौन सा? गुल ए नगमा के पुस्तक के कारण जो है इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्दू भाषा के लिए। तो गुल ए नगमा इनका जो है रचना है। नेक्स्ट है आपका 8वां, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का जो है आपका ब्रिज खेल से, किससे? ब्रिज खेल से है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोल्फ, गोल्फ से कौन सा आपका कप हो जाएगा दोस्तों? गोल्फ से आपका हो जाएगा राइडर कप। फुटबॉल जो है, फुटबॉल से हो जाएगा आपका मर्डेका कप, कौन सा? मर्डेका कप हो जाएगा। और बैडमिंटन, बैडमिंटन से हो जाएगा आपका नारंग कप। ये सभी इनसे संबंधित हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी, होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सुपारी का संबंध, इसका संबंध जो है संतूर से है दोस्तों। तो संतूर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक से संबंधित है, और जो है जाकिर हुसैन वो तबला से। शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर से हैं। कौन है? संतूर से कौन है? शिव कुमार शर्मा जी दोस्तों संबंधित इनसे व्यक्ति। संतूर वादक जो है शिव कुमार शर्मा है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है आपका, पाखु-पिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाखु-पिला लोक नृत्य का संबंध ना ही पंजाब से है, ना ही पश्चिम बंगाल, ना ही केरल, मिजोरम राज्य से है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए दोस्तों आपका, जैसे कि डागला जो है आपका लोक नृत्य वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और कोल्टम या कावड़ी जो है तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए और 11वां नंबर प्रश्न में आते हैं कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों मार्ग निर्माण से, किससे? मार्ग निर्माण से संबंधित था एग्रोनोमाई अधिकारी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है एग्रोनोमाई अधिकारी जो है भूमि के माप तथा मार्ग निर्माण क्षेत्र से जुड़ा था, और सीता कर भूमि पर लिया जाने वाला कर था। कौन सा? सीता कर। नेक्स्ट चलिए 12 नंबर प्रश्न 11 के बाद आते हैं, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो न्याय दर्शन का संबंध दोस्तों गौतम मुनि से है। तो गौतम यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तन जो है गौतम है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? तो सिकंदर सानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन जो एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, इसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों देवराय के दरबार में रहते थे, देवराय द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है आपका 15 की निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सर ए पुल के युद्ध में उन्हें पराजित किया था सैवानी खां ने। सो सैवानी खां यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर ए पुल का युद्ध कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1502 ईस्वी में, और जिसमें बाबर और सैवानी खां के मध्य हुआ था, और सैवानी खां ने बाबर को हराया, और इसी युद्ध में उज़्बेकों ने तुगलुकमा युद्ध नीति का प्रयोग सैवानी खां द्वारा किया गया था, तुगलुकमा युद्ध नीति का प्रयोग। तो सैवानी खां इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया था? और रायप्पन को किसे
सॉरी मोहम्मद रजा खान को किसे दोस्तों, मोहम्मद रजा खान। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो 12 अगस्त जो है 1765 ईस्वी को जो है इलाहाबाद का संधि हुआ था दोस्तों। कब? इलाहाबाद की संधि 1765 12 अगस्त को, जिसके द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। 17 नंबर है कि निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? तो माना जाता है लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न की भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय है सैयद अहमद खां। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक था उसका नाम था दोस्तों असबाब-ए-बगावत हिंद। क्या था नाम? असबाब-ए-बगावत हिंद था दोस्तों, जो कि आपका 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1857 के युद्ध के कारणों की चर्चा किया गया था। और इसका कार्यकाल जो था 1876 से 80 तक था दोस्तों, सैयद अहमद खां का। 19वां है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो उसे लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह कब किया था दोस्तों? 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात देसी भाषा प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था। निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो यह कथन कहे थे दोस्तों भगत सिंह ने, यानी भगत सिंह। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? तो चलिए पहला कौन सा है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का? वो है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ। तो सब पहला ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल, जो कि 1918 में हुआ था, लेकिन यह फरवरी में हुआ था। तीसरा खेड़ा जो है ये भी 1918 में हुआ, लेकिन यह मार्च में हुआ दोस्तों। और लास्ट आपका हो गया असहयोग 1920 से लेकर 22 तक। तो 1, 2, 3, 4 जिस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। निम्न घटनाओं का कालानुक्रम जो है महात्मा गांधी का है। 22 है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एक आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों वो बौद्धों हो जाएगा। किसको? बौद्धों को जो है पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया था। तो बौद्ध यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 23 है आपका कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो यह लागू किया गया दोस्तों 1 जुलाई 2024 से। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें जो है नए आपराधिक कानून को भारत में लागू किया गया। 24 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं दोस्तों जय शाह, जो कि बीसीसीआई के पहले सेक्रेटरी रह चुके थे। सो आईसीसी का वो नया अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? वो ग्रेग बारकाले का स्थान लिया है जय शाह ने। नेक्स्ट आपका 25वां है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों 25 जून 1975 ईस्वी को लागू किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसी के आंतरिक शांति के आधार पर सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था, जो कि 50 वर्ष पूरा हुआ हाल ही में 25 जून को। नेक्स्ट 26वां है आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैगिंग अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 129, जो कि स्कोर इसका कितना है भारत का दोस्तों 68.5% है। तो और ये जान लीजिए कि अगर भारत का रैंक जो 129 है तो इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? तो फर्स्ट रैंक है दोस्तों आइसलैंड का, और सेकंड जो है आपका फिनलैंड का, और थर्ड जो हो जाएगा आपका वो नॉर्वे का हो जाएगा, और फोर्थ जो है आपका न्यूजीलैंड का हो जाएगा, और 5 जो है दोस्तों 4 न्यूजीलैंड। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4 टॉप 4 आपको बता दिए। भारत का रैंक 129 है
और टोटल दोस्तों कुल कितने देश थे इसमें दोस्तों? 146 टोटल देश है, जिसमें भारत का रैंक 129वां है। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया दोस्तों संजना ठाकुर को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसे राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 24-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें से शामिल नहीं है? तो इसमें से जो शामिल है दोस्तों उसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 की केंद्रीय बजट 2024-25 में किससे टैक्स के समाप्त किए जाने की घोषणा किया है? तो टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा एंजल टैक्स ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है कि हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात जो है दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो दाना का नामकरण जो है दोस्तों कतर देश के द्वारा किया गया। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30वां नंबर प्रश्न का। 31 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम है दोस्तों स्वयं और समाज के लिए योग, यानी ऑप्शन नंबर स्वयं और समाज के लिए योग। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है इसमें से दोस्तों, यह जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी याद रखिएगा, यह भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो यह चलाया गया है दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न। 33 से हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट जो है परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? परी का प्रोजेक्ट का शुभारंभ वो किया गया दोस्तों संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी ब्रेन इम्प्लीमेंट किया गया है? तो कौन सा देश द्वारा दोस्तों वो किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका ब्रिटेन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 है कि पेरिस ओलंपिक 24 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए थे? तो 33वां जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसमें भारत ने टोटल 6 पदक अपना नाम किए, जिसमें कि एक आपका सिल्वर था दोस्तों और 5 इसमें जो था वो ब्रॉन्ज था। टोटल 6 पदक हुआ जो कि 33वां ओलंपिक 2024 में यह प्राप्त किए। नेक्स्ट है 36 नंबर की केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस की स्थिति को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। संविधान हत्या दिवस तो यह घोषणा किया गया है दोस्तों 25 जून को। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन दोस्तों नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। सो नीतीश मिश्रा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में सबसे बड़े चौड़े जो है सब रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सबसे चौड़े रेल पुल का निर्माण देश में वो किया जा रहा है दोस्तों काशी में। कहाँ? काशी यानी बनारस में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा काशी। सबसे बड़े चौड़े जो है रेल सड़क पुल का निर्माण काशी में किया जा रहा है, गंगा नदी पर किया जा रहा है। इस पुल पर ट्रेन हेतु 4 ट्रैक तथा 6 लेन चौड़ा राजमार्ग होगा दोस्तों। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है? तो उसका नाम है मंकी पॉक्स, जिसे जो है WHO जो है स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंकी पॉक्स। और मंकी पॉक्स जो है एक संक्रामक रोग है, यह जो है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक सदस्य है। नेक्स्ट है 40वां नंबर प्रश्न की 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? तो घोषित किया गया जसप्रीत बुमराह को दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विराट कोहली हैं उनको फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बुमराह। 41 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो उसको जो है समय सीमा जो है मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इससे पहले इसकी समय सीमा कितना था दोस्तों, 30 जून 2024 तक था, जो कि आपका मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और यह जो है स्मार्ट सिटी मिशन योजना, इसकी शुरुआत जो हुआ था 2015 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो शुरुआत किया गया था कि 100 शहरों का जो है अवसंरचना विकास कर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना था इसका प्रमुख लक्ष्य। कितना, 100 शहरों को। तो 2015 में स्टार्ट हुआ और मार्च 2025 तक के लिए समय सीमा बढ़ा दिया गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 है, हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो पद्म पुरस्कार जो है 23 महिलाओं को घोषणा की गई है देने के लिए। और टोटल जो है आपको कितना, 139 व्यक्ति को दिए जाना है। तो 23 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो जिसमें जो है आपका 7 जो है आपका पद्म विभूषण है, 19 जो है आपका पद्म भूषण है और 113 जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 महिलाओं को पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है 2025 में पद्म पुरस्कार। 43 नंबर है आपका कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो गुरु दक्षिणा शब्द में जो है दोस्तों तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुरु दक्षिणा शब्द का जो समास विग्रह जो होता है गुरु के लिए दक्षिणा, तो यह एक तत्पुरुष समाज का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपका दोस्तों वर्ण, यानी वर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए वर्णों की कितनी संख्या है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो वर्ण जो है दोस्तों कुल 52 है इसकी संख्या, जिसमें आपका स्वर वर्ण कितना है बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए स्वर वर्ण कितना है। और व्यंजन वर्ण, तो स्वर जो है आपका 11 है और व्यंजन जो है आपका वो है 41 है, यानी कि टोटल आपका 52 वर्ण हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है कि अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है। तो अत्यावश्यक जो है आपका यन संधि का उदाहरण है। क्या होगा, यन संधि। तो और अत्यावश्यक का जो होगा आपका संधि विच्छेद क्या होगा, वो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। क्या होगा दोस्तों अत्यावश्यक का, वो होगा आपका अतिजोर आवश्यक। इसका जो संधि विच्छेद होगा अतिजोर आवश्यक होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका यन संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न में आइए कि अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होता है बिना परिश्रम के सफलता को मिल जाना। तो उपरोक्त मुहावरे का अर्थ यही हो गया आपका, परिश्रम, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो आकर्मक क्रिया जो प्रयुक्त हो रहा है यह है शिशु सो रहा है इस वाक्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अकर्मक क्रिया आपको बताइए कौन किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जो क्रिया का वह रूप है जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। किस पर, कर्ता पर पड़ता है, उसे जो है हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। सो अकर्मक क्रिया का उदाहरण शिशु सो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चलिए 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है आपका कि इस टैसी शब्द का जो है साइनोनिम क्या होगा, यानी कि समानार्थक शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इस टैसी शब्द का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है परमानंद होता है। तो परमानंद इसका जो सही साइनोनिम होगा वो होगा रैप्चर होगा। रैप्चर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा आपका उत्साह। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर है आपका कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो कौन सा आपका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का। तो वो है आपका ही सेड दैट आई हैव टू वर्क हार्ड। ये आपका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट का सही ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है ये जो खाली स्थान है उसको भरना है, कौन सा आपका वर्ड जो होगा भराएगा। तो सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई यू मनी। तो इसका मतलब होगा जो आपका ब्लैंक जगह पे सिंस द की आर विथ माई मदर
आई कैन नॉट लेंड यू मनी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट लेंड। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 51 नंबर प्रश्न में अब आइए कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है। तो है आपका 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें जो है आपको भारतीय जो है आपके कर्मचारी तथा सदस्यों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो है आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था, वो हुआ था 1992 ईस्वी में दोस्तों। और प्रथम अनुसूची जो है वो कब जोड़ा गया था दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, वो हुआ था 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। कब, फर्स्ट आपका संविधान संशोधन में। और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, वो जोड़ा गया आपका 52वां संविधान संशोधन में। और आपका 11वां को जो जोड़ा गया वो 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 74वां संविधान संशोधन में 12वां अनुसूची को जोड़ा। तो इसके साथ साथ अभी अभी जान गए 9वीं अनुसूची को जो है पहला संविधान संशोधन में, और आपका हो जाएगा 10वीं जो है 52वां संविधान संशोधन, और 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 53 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रगढ़, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था। तो सौंपा था दोस्तों नवंबर 1954 ईस्वी को। नवंबर 1954 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 54 नंबर प्रश्न आते हैं। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर के बाद 55 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राज्यसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 80 के तहत है, तो ये कथन सत्य है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति जो है अनुच्छेद 89 है, ये भी सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 में यह दिया गया है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि सभी स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, सभी कथन सत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र जो है आपका लक्षद्वीप है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र आपको फटाफट कमेंट में आंसर बताइए कौन सा है दोस्तों। तो है आपको दोस्तों मलका काजीगिरी, क्या है मलका, उसका नाम है मलका जगीरी, जो है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है मलका जगीरी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, वो है लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, वो है आपका चांदनी चौक। यह है आपका बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यह आपका छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है वो बताना है। तो फटाफट दोस्तों ये सभी जो है स्टेटमेंट को पढ़िए और फॉल्स स्टेटमेंट बताइए कौन सा है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है कि आपका अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ये जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। कम से कम कितने बैठक होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में उल्लेखित है। तो कौन सा शब्दावली
वो शब्दावली है सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। ये सभी शब्दावली जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 59 नंबर है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 89 और 64 दोनों में वर्णित है दोस्तों। सो ए और बी दोनों हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 एवं 89 दोनों में है। और जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। यह है आपका फैक्ट्स उपराष्ट्रपति के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है आपका 60वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उस राज्य का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ जो है आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो कितना है लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ जो है सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें है आपका 29 आपके लोकसभा सदस्य हैं। और दूसरे पर स्थान पर कौन है? आपके कर्नाटक हैं सेकंड पे। यहाँ पे कितने हैं दोस्तों? कमेंट में आंसर दीजिए, फटाफट बताइए। यहाँ जो आपके लोकसभा सदस्य हैं वो 28 हैं। थर्ड जो है आपके गुजरात हैं तीसरा नंबर पर, यहाँ कितने हैं? 26 हैं। और चौथे नंबर पर राजस्थान है, यहाँ टोटल 25 हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में है। आपका 28 हो गया आपके कर्नाटक, उसके बाद 26 गुजरात, 25 राजस्थान। 61 नंबर प्रश्न है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, तो वो है मलक्का जल संधि। कौन सा? मलक्का जल संधि जो इन दोनों सागर को जोड़ती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए दोस्तों पाक जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? वो जोड़ती है दोस्तों मन्नार की, और दोस्तों जोड़ती है बे ऑफ बंगाल के। ये दोनों को जोड़ता है पाक जल संधि। और बताइए ये जो है आपका कारीमाटा जल संधि ये किन दोनों को? ये दक्षिण चीन सागर को और जावा सागर को, ये दोनों को जोड़ती है कारीमाटा जल संधि। और हारमू जल संधि वो किसको जोड़ती है? वो जोड़ती है दोस्तों फारस की खाड़ी। क्या? फारस की खाड़ी। और जोड़ती है ओमान की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ती है हरभुजा संधि। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान सागर एवं चीन सागर दोनों को जोड़ती है। 62 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश है दोस्तों वो कनाडा देश है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कनाडा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला है। वो कैसे? उसका क्षेत्रफल जो है वो आपका है 8,91,163 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। और उसके बाद कनाडा के बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कनाडा के बाद हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। उसके बाद आपका दोस्तों इंडिया हो जाएगा। यानी कि आपका फर्स्ट पर आपका कनाडा हो गया, उसके बाद रूस हो गया, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश जो है कनाडा है 8,91,163 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी पर शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेचर जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो है दोस्तों बुध है। कौन सा है? बुध है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। और हल्का के साथ दोस्तों ये सबसे छोटा ग्रह भी है बुध दोस्तों। और यह जान लीजिए कि यह जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह भी है, यानी कि नियर ग्रह जो है आपका सन से वो आपका बुध ही है। और ये सूर्य के निकलने के जो है आपका 2 घंटा पहले दिखाई देता है दोस्तों। और इसके पास जो है कोई भी इसके पास सैटेलाइट नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है दोस्तों इसके पास। किसके पास? बुध के पास।
सो ये सभी जो है फैक्ट्स आपका बुध के रिलेटेड है। तो जान लीजिए कि जो सबसे हल्का और सबसे छोटा बुध ग्रह है, या सबसे सूर्य के नज़दीक भी ग्रह है, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, और सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 65 नंबर कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। तो विश्व को जो है आपका 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो 24 समय जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक जोन जो है कितने डिग्री के बराबर होता है वो बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। जो प्रत्येक जोन होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है हर एक जोन। और ग्रीनविच यमोत्तर जो है कितने डिग्री देशांतर पर है दोस्तों, वो जो है आपका 0 डिग्री देशांतर पर है ग्रीनविच यमोत्तर। तो चलिए 24 समय जोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 66 नंबर है कि ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो जो है जर्मनी में पाया जाता है। कहाँ, जर्मनी में। नेक्स्ट आपका 67 नंबर है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों हुगली नदी। हुगली नदी जो है भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है गंगा की शाखा है दोस्तों, और जो है यह पश्चिम बंगाल के से दक्षिण गंगा से अलग होती है। यहाँ ये जो है पश्चिम बंगाल में बहती है दोस्तों हुगली नदी। हुगली नदी जो है के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। 68 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है स्थानांतरित कृषि और दूसरी तरफ है विभिन्न क्षेत्र। तो रोका जो स्थानांतरित कृषि है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है दोस्तों आपका ब्राज़ील से संबंधित। तो ब्राज़ील आपका हो जाएगा 1 का आपका आर हो जाएगा। उसके बाद खील, खील जो है वो क्षेत्र का नाम है हिमालय पट्टी। सो 2 का आपका एस हो जाएगा। और तीसरा है झूमिंग, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। तो इसका पी हो जाएगा 3 का। और लास्ट आपका चौथा का मिल्पा बच गया, जिसका मैक्सो हो जाएगा यानी क्यू हो जाएगा। तो आर एस पी क्यू किस ऑप्शन में दिया गया है, वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 68 नंबर प्रश्न का। 69 है कि प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणियां के उपभोक्ता आते हैं। प्रीडेटर्स के अंतर्गत जो है आपके द्वितीय और तृतीय तीनों श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन कौन है दोस्तों, इसमें है आपका लोमड़ी है, और कौन से हैं, इसमें भेड़िया है द्वितीय श्रेणी में, ठीक। और तृतीय श्रेणी में कौन सा आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके सांप आ जाएंगे, इसमें आपके चिड़ियाँ आ जाएंगे, उसके बाद इसमें आपके बाज आ जाएंगे, और आपके शेर आ जाएंगे, इसमें आपके भालू आ जाएंगे, इसमें आपके गिद्ध इत्यादि आ जाएंगे दोस्तों आपके जो है तृतीय श्रेणी प्रीडेटर्स के अंतर्गत। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ऊंचाइयों पर स्थित जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है हेमिस, जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाइयों पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ, लद्दाख में। और इसका क्षेत्रफल जो है आपका 4400 वर्ग किलोमीटर है, यह जान लीजिए। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है आपका 71वां नंबर प्रश्न कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि। तो प्रत्यारोपित पौधे का नहीं उगने का कारण फटाफट बताइए दोस्तों इन सभी स्टेटमेंट को पढ़ के। तो इसका प्रमुख जो कारण है कि अधिकांश जो है बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। तो इसका कारण जो है पौधे नहीं उगते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कथन कौन सा सही है यह बताना है। तो जो सही है कथन है आपका कि वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, यह कथन सत्य है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, यह गलत है। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचरित होते हैं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो आपका ट्रू स्टेटमेंट है सिर्फ एक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, केवल 1। 73 कटे हुए सेव का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है। तो कटे हुए सेव का जो भूरापन कम करेंगे, यह नींबू के रस का उपयोग को करके उसका भूरापन को कम किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
74 नंबर है कि पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में स्वयं का डीएनए जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में होता है स्वयं का डीएनए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। 75 है कि आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और नेत्रदान में जो है आपका कॉर्निया का ही दान किया जाता है दोस्तों, किसका, कॉर्निया का दान किया जाता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। उस पाचक एंजाइम का नाम है दोस्तों ट्रिप्सिन, जो कि आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। सो ट्रिप्सिन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण जो है संघ मोलस्का जंतु के हैं। तो संघ मोलस्का जंतु के लक्षण जो है आपका, इस संघ के जंतु का जो है रक्तहीन होता है, रंगहीन होता है, ये सही है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, ये भी सही है। इसमें श्वसन गिल्स या टिडिनिया द्वारा होता है, ये भी सही है। तो जो प्रमुख लक्षण है मोलस्का संघ के जंतु के, वो सभी हैं इनमें से। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 के मानव शरीर का कौन सा जो है अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है श्वास नली दोस्तों, श्वास नली यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला मानव अंग है। नेक्स्ट आपका 79 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आपका सबसे बड़ी ग्रंथि दिया गया है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है यकृत ग्रंथि। सो आर हो जाएगा पहला का। सबसे बड़ी कपी क्या है, वो है गोरिल्ला है, यानी पी हो जाएगा। सबसे बुद्धिमान कपी कौन सा है, वो है आपका चिंपैंजी। सो 3 का आपका क्यू हो जाएगा। और सबसे छोटा कपी जो है आपका लास्ट बचा हुआ गिब्बन, यानी एस हो जाएगा। आर पी क्यू एस जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है आर पी क्यू एस। सो 79 का आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 80 नंबर है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटीन। इसको हम लोग विटामिन B7 के भी नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए विटामिन B11 का जो है आपका रासायनिक नाम क्या है। उसका नाम है फॉलिक अम्ल, किसका, विटामिन B11 का। और पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, वह है आपका विटामिन B6 का। और टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है, वह है विटामिन ई का, विटामिन ई का जो है। तो चलिए ये सभी आप लोग जान गए इससे रिलेटेड और सभी। तो विटामिन B7 जो है आपका बायोटीन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार जो व्यवस्थित किया गया है, सबसे पहला आ जाएगा आपका प्रोपेन आ जाएगा, उसके बाद आपका ब्यूटेन आ जाएगा, उसके बाद आपका पेंटेन आ जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन तीनों दिया हुआ है, और उसके बाद लास्ट में ऑक्टेन हो जाएगा। तो ऐसे कैसे होगा, प्रोपेन में जो है आपका 3 कार्बन परमाणु हैं, ब्यूटेन में 4 हैं, पेंटेन में 5 है और ऑक्टेन में 8 हैं। ये आपका बढ़ते क्रम में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 81 का। 82 है कि टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है। तो टूथपेस्ट का काम कैसे है सड़न को रोकना दांतों का, कि अतिरिक्त अम्लता को जो है बेअसर कर देता है टूथपेस्ट, इस प्रकार जो है दांतों के सड़न को रोक देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 है कि निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है। तो दही जो है आप अगर तांबे के बर्तन में रखते हैं तो वो सही विधि नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबे के बर्तन में रखना जो है सही विधि नहीं है। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि अधिक घोलने का उसका प्रमुख कारण है कि इसका जो प्रकृति में होता है वो द्विध्रुवीय होता है। इस कारण जो है किसी भी अन्य तरल पदार्थों की तुलना में पदार्थों को अधिक घोल सकता है जल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो पॉलीस्टाइरीन तो उदाहरण है, नायलॉन भी उदाहरण है, टेफलॉन भी उदाहरण है, लेकिन जो मेलामाइन जो है आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण जो है आपका नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
86 है, निम्नलिखित धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रियाशीलता के व्यवस्थित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले बड़ा जो सबसे ज़्यादा किस में होगा वो होगा दोस्तों पोटेशियम में होगा। पोटेशियम यानी कि आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा यानी Na आपका। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा Ca। उसके बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम होगा Mg। तो 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, पोटेशियम। उसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम। उसके बाद आपका कैल्शियम। उसके बाद आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 86 के बाद 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा सकता है यानी किया जाता है इलेक्ट्रोड के रूप में। तो आपका सीजीएम का भी उपयोग किया जाता है और पोटेशियम का भी उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सीजीएम तथा पोटेशियम। नेक्स्ट है कि तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तरल नाइट्रोजन क्या क्या है दोस्तों, यह एक रंगहीन है, गंधहीन है और गैर संरक्षक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। तो ये आपका सही है। इसे सतह में फैलाते हैं गायब हो जाता है, ये भी आपका तरल नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी सही है। तो आपका जो ट्रू स्टेटमेंट है आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों। 89 है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है। तो उस दोनों के बीच दोस्तों टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल का संबंध है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और बताइए कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सही है। एक है मायोपिया। मायोपिया से जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका हो जाएगा अवतल लेंस। तो मायोपिया यानी अवतल लेंस, सो क्यू हो जाएगा पहला। दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, उससे जो है आपका उत्तल लेंस हो जाएगा यानी कि पी हो जाएगा, क्यू के बाद पी। उसके बाद प्रोस्बोयापिया, प्रोस्बोयापिया का आपका हो जाएगा दोस्तों द्विफोकल लेंस यानी कि आपका एस हो जाएगा। और लास्ट आपका बचा दृष्टि वैस में, उसका हो जाएगा बेलनाकार लेंस यानी आर। तो क्यू पी एस आर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ क्यू पी एस आर, सॉरी ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्यू पी एस आर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए आपका 91 नंबर, जब सूर्य की रोशनी जो है बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। तीन में से जो परावर्तन, अपरिवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। तो कौन सा है ये बताना है आपको। यह जो है आपका फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों कि प्रकाश जो है गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। जी दोस्तों, ब्रह्मांड जो है आपका लगातार फैल रहा है, ये भी आपका सही है। और पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है, ये भी सही है। तो तीनों जो है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 92 का डी, इनमें से सभी। 93 है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र को कम हो जाता है, इस कारण जो है बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि। लंबे समय तक सुरक्षित रहने का कारण है कि श्वसन दर जो है आपका लेस हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो उस उपकरण का नाम है दोस्तों सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माइक्रोफोन जो है आपका ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जान गए। और सितार जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो चलिए 96 नंबर प्रश्न जो है आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें 96 से लेकर 100 तक आपका मैथ से पूरे प्रश्न होंगे 5। तो इसको आप बारी बारी से सॉल्व कीजिएगा, हम सिर्फ आंसर बता देंगे, आपको इसको कॉपी कलम लेकर घर पे सॉल्व करना है। तो 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया, तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले की संख्या क्या होगी। तो जिन भी दोस्तों को आंसर आएगा अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले छात्रों की संख्या 4, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है 96 का। नेक्स्ट है 97 कि दो व्यक्ति दो स्थान ए तथा बी से जिनकी दूरी 36 किलोमीटर है एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यदि उनकी गति जो है 10/3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर है और 13/3 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने समय बाद मिलेगी। तो जो मिलने का समय जिन भी दोस्तों का 4.1/2 घंटा बाद आता है, यानी कि 9/2 आ रहा है, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.1/2 घंटा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 के एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि होती है। तो इसमें रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पे जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वो होगा 5/2% की कमी आएगी। तो जिन भी दोस्तों का 5/2% का कमी आ रहा है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 है, तो ब्याज का दर क्या है। तो ब्याज का दर आपको निकालना है दोस्तों। जिनका भी ब्याज का दर 3% आ रहा है उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 3%। 13 के पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका 142/14 यानी कि 2 प्राप्त होगा। जिनमें दोस्तों का 2 आ रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, इसमें 2 दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए हम लोग पूरा जो है 100 प्रश्नों तक जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर कर लिए। तो दोस्तों आपको अगर ये हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।